अध्याय 134 जल कक्ष। कप भरेन स्नैप टकराना। जैसे ही एलिसन ने मोटे कक्ष का दरवाजा खोला, बिजली की तेज आवाज उनके कानों में पड़ी। ये ध्वनि भयंकर और भयानक रूप से तीव्र थी। समूह सहज रूप से तीव्रता से घबरा गया। जैसे ही वातावरण समूह के सामने आया, उन्होंने एक गहरे तूफानी आकाश को देखा, जिसमें काले बादलों ने पूरे आकाश को ढाक लिया था। हवा आवेशित महसूस हुई, मानो तूफान स्वयं जीवित हो और ऊर्जा से स्पंदित हो रहा हो। उन घने बादलों के बीच से लगातार बिजली चमकती रही, कभी कभी जमीन पर बरसती रही। ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक बोल्ट अपने स्वयं के जीवन के साथ चटक रहा है, अंधेरे को चकाचौंध रोशनी से विभाजित कर रहा है। दूर दूर तक जमीन में धंसी हुई धातु की छड़ें थीं और विभिन्न क्षेत्रों में चादरों की तरह प्रवाहकीय सतहें फैली हुई थीं। उन्होंने फर्श को धब्बों की तरह ढक दिया था और उन चादरों में लगातार बिजली का कट दौड़ रहा था। बिजली की हर चमक के साथ जमीन कांपने लगती थी, जो चैम्बर के भीतर कच्ची शक्ति को साबित करती थी। उन काले बादलों के नीचे हवा तूफानी थी और सामान्य तौर पर कक्ष में सब कुछ बहुत विनाशकारी था। यह कोई यातना कक्ष नहीं है ना? ओलिवर डैनियल की ओर देखते ही रुक गया, जो चकित होकर आकाश में गड़गड़ाहट को देख रहा था। जब उसने उस छोटे लड़के के बारे में सोचा जो जल्द ही बिजली की चपेट में आने वाला था, तो उसकी आंखों में दया की झलक दिखी। तो ठीक है, चलो आखिरी कक्ष की ओर चलते हैं। जैसे ही वह उन्हें बाहर ले गई, गर्जना के बीच एलिसन की शांत आवाज सुनाई दी। डैनियल चैम्बर के अंदर ही रह गया, अन्य चीजों की परवाह करने के लिए बहुत उत्साहित था। एलिसन ने उसे सख्त चेतावनी भी दी कि वह जल्दी से चैम्बर में न जाए, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आखिरकार यह आखिरी कक्ष था जो एलिसन उन्हें दिखाने जा रहा था। ये यहाँ प्रकाश तत्व का कक्ष है। इसे तत्व पर व्यापक शोध के बाद बनाया गया था और यह अब तक के किसी भी अन्य कक्ष की तुलना में कहीं अधिक संसाधनों की खपत करता है। उन्होंने संक्षेप में कक्ष और इसके इतिहास का परिचय दिया। बोलते समय उसकी आवाज में गर्व का भाव था, जो इस विशेष कक्ष के महत्व को दर्शाता था। इतिहास सरल था। मानवता ने हमेशा प्रकाश तत्व वाले व्यक्तियों को राक्षसी प्राणियों और संस्थाओं के खिलाफ युद्ध में सहायता करने के लिए स्वर्ग से भेजे गए दिव्य मिशनरी माना था। प्रकाश को आशा और पवित्रता के प्रतीक, अंधेरे में एक प्रकाशस्तंभ के रूप में देखा गया। ओझा ऐसे अंधविश्वासी अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन प्रकाश तत्व उपयोगकर्ताओं को उनके पवित्र प्राणियों या स्वर्ग के दूतों के रूप में पूजा करने के लिए समर्पित कई संगठन और कबीले थे। ये समूह प्रकाश तत्व वाले लोगों की रक्षा और सम्मान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अक्सर उनकी उपस्थिति के आसपास पूरे समुदाय का निर्माण होता है। ये तथाकथित कट्टरपंथी थे, जो उपन्यास में एक ही बड़े संगठन द्वारा नियंत्रित थे, जिसका खुलासा बहुत बाद में हुआ। ये संगठन सदियों से अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए छाया से संचालित होता था, तार खींचता था और घटनाओं में हेरफेर करता था। यहाँ तक कि पाठक के रूप में उन्हें भी उस भाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। वो उस हद तक उपन्यास पढ़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह अन्य लोगों की तरह ही अनभिज्ञ था। लेकिन वह जानता था कि इसके पीछे का संगठन ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन जितना ही शक्तिशाली था या उससे भी अधिक। इन मौलिक कक्षों को विशेष रूप से ऐसे लोगों द्वारा शामिल करने का अनुरोध किया गया था, जो प्रकाश तत्व वाले व्यक्तियों के पोषण के लिए अपने शोध और संसाधनों का दान कर रहे थे। स्विश। एलिसन ने कक्ष का धातु का दरवाजा खोला और तुरंत समूह के दृष्टि क्षेत्र में एक चमकदार रोशनी छा गई। स्विश। अपनी आंखें सिकोड़कर ओलिवर ने प्रकाश कक्ष के आंतरिक भाग का अवलोकन किया। यह अलग अलग तीव्रता वाली रोशनी वाली एक चमकदार, खुली जगह थी। कमरा अलग अलग तीव्रता की चमकदार रोशनी से भरा हुआ था, जिससे कमरे का हर कोना रोशन हो रहा था। कहीं भी 1 इंच भी अंधेरा नहीं था। कमरे के चारों ओर दर्पण और क्रिस्टल जैसी कई परावर्तक सतहें खुदी हुई थीं। समूह लगभग सभी स्थानों पर तुरंत अपने प्रतिबिंब देखने में सक्षम था। दूरी पर प्रकाश और इंद्रधनुष की किरणें उत्सर्जित करने वाले खंभे थे। कमरे में एक अचूक गर्मी थी और समूह ऐसी गर्मी के तहत आराम करने में सक्षम था।
यह उज्ज्वल वातावरण वाला एक शांत स्थान था। यदि वह गलत नहीं था, तो खंभों से निकलने वाली वे रोशनियां किसी भी तरह से साधारण नहीं थीं। वह महसूस कर सकता था कि उन टिप बिंदुओं पर भारी मात्रा में एस्पेरा केंद्रित है। उसने ब्रह्मांडीय शून्य टकटकी का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उसे यकीन था कि वह सीधे आंखों में चमक जाएगी। यह एक चमकदार धूप वाले दिन में सूर्य को सीधे नग्न आंखों से देखने के समान होगा। उन्होंने ऐसा कुछ भी लापरवाही से करने से परहेज किया। ये जगह आश्चर्यजनक रूप से रहस्यमय लगती है। समूह प्रकाश कक्ष से विस्मय में था। आखिरकार यह वास्तव में सुंदर था। एवलिन प्रकाश तत्व को जागृत करने के लिए अंदर से थोड़ा विशेष महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी और समूह के अन्य सभी लोग इससे आश्चर्यचकित थे। ठीक है, यह आपके लिए बहुत कुछ है। अब अपने संबंधित तत्वों की कक्षों में पहुंचें। मैं आपसे एक एक करके मुलाकात करूंगा और आपके तत्व की तकनीक और हेरफेर सिखाऊंगा। हाँ, शिक्षक। धीरे धीरे वे एक के बाद एक अपने अपने कक्षों की ओर जाने लगे। बेला ने अचानक एलिसन को टोकते हुए कहा, मेरे बारे में क्या टीचर? वह झिझक रही थी क्योंकि उसके सभी दोस्तों को उनके तत्वों के कक्षों में नियुक्त किया गया था, लेकिन वह झिझक नहीं रही थी। उसे कुछ अंदाजा था कि ऐसा क्यों था। उनके परिवार ने लगातार इस बात पर जोर दिया और प्रशंसा की कि जागृत तत्व के रूप में चुंबकत्व कितना दुर्लभ है। फिर भी वह अभी भी इस तरह अलग थलग रहने में अंदर से थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, जबकि दूसरों को कुछ करना था और प्रशिक्षण लेना था। चिंता मत करो लड़की, हम अलग तरीके से प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। एलिसन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे कुछ देर बाहर इंतजार करने को कहा। अब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। ओलिवर वाटर चैम्बर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। उसकी रीढ़ में प्रत्याशा की कपकपी दौड़ गई। चिक ने पारभासी नीले क्रिस्टल से बना धातु जैसा दिखने वाला दरवाजा नर्म रोशनी से झिलमिलाता है, जो रंगों के स्पेक्ट्रम में अपवर्तित हो जाता है। एक गहरी सांस लेते हुए ओलिवर ने अपना हाथ दरवाजे पर दबाया, जो हल्की फुसफुसाहट की आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। चैम्बर बायोलुमिनेसेंट पौधों और दीवारों और झील के किनारे लगे शैवाल की चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था। नर्म चमक ने एक अलौकिक वातावरण बनाया, जिससे कक्ष एक छिपे हुए नखलिस्तान जैसा महसूस हुआ। उसने झरनों की हल्की फुहारें, बूंदों की हल्की थपथपाहट और तेज जलधारा की दूर तक गूंज सुनी। उसके लिए ये बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं था, इससे भी अधिक यह एक शांतिपूर्ण राग की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पानी एक शांत लोरी गाकर उसे अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। हवा बारिश की ताज़ी खुशबू से भरी हुई थी, जिसमें काए और गीले पत्थर की मिट्टी की सुगंध भी शामिल थी। पानी के किनारे खिले जलीय पौधों और फूलों की हल्की, सुखद गंध भी आ रही थी। सुगंधों का संयोजन ताज़ा और स्फूर्तिदायक था। जब एलिसन भी कक्ष में प्रवेश कर गई तो उसके पीछे का दरवाजा एक बार फिर खुलने से पहले उसने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। उसने उसे पॉलिश किए हुए पत्थर से बना एक छोटा, फूलदार कप दिया और झील के केंद्र में एक दूर के पेडेस्टल की ओर इशारा किया, जहां एक एकल जल लिली तैर रही थी। आपका पहला काम इस कप को झील के पानी से बिना पानी को छुए भरना है, उसने कहा। उसकी आवाज चैम्बर की तरह ही सुखद थी। यदि आप इसे सचमुच भरना चाहते हैं तो आपको तत्व से जुड़ना होगा और पानी को अपनी ओर खींचना होगा। ओलिवर उस क्षेत्र की ओर देखते हुए रुका जहां उसने इशारा किया था। दूरी काफी बड़ी थी। जल लिली सीधे झील के बीच में थी और उसे अपना प्याला भरने के लिए उस दूरी से पानी खींचना पड़ता था। वह आसपास के पानी को कुछ आसानी से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी हाथ की लंबाई से अधिक दूरी तक पानी ले जाने की कोशिश नहीं की थी। ये उनका पहली बार होने वाला था। कप को अपने सामने रखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश की। उसने कल्पना की कि पानी बढ़ रहा है और प्याला भर रहा है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो पानी स्थिर था। यह आश्चर्य की बात नहीं है, ये देखते हुए कि वह झील से लगभग 10 मीटर दूर था, लगभग एक सिटी बस के आकार जितना।
उसने फिर से प्रयास किया, इस बार उसकी बात मानने और कप में गिरने के लिए पानी को नियंत्रित करने के लिए अधिक एस्पेरा का उपयोग किया। उसने पानी की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित किया और उसे एक तार की तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश की। ये फिर से काम नहीं किया। उसने फिर से कोशिश की, इस बार बस झील के किनारे पर पानी को प्रभावी ढंग से धकेलने और उसकी ओर कुछ व्यवधान पैदा करने और फिर पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने कल्पना की कि छोटी छोटी लहरें बन रही हैं और उसकी ओर बढ़ रही हैं। लेकिन फिर ये तरीका भी काम नहीं आया। वह झील से पानी को बाहर निकालने के लिए पानी में हर तरह की गड़बड़ी, लहरें या कुछ भी पैदा करने की कोशिश करता रहा और उसके दिमाग में आने वाले विभिन्न तरीकों को आजमाता रहा। वह प्रत्येक प्रयास के साथ सफल होने के लिए और अधिक दृढ़ होता गया। उसके पास एस्पेरा की कमी नहीं थी और वह बिना किसी बाधा के सभी एस्पेरा का उपयोग करता था। उन्होंने बिना थके जितना चाहा प्रयोग किया। वह बिना रुके और प्रयास करता रहा, लेकिन अंतिम परिणाम संतोषजनक नहीं था और उसमें कमी थी। उनके प्रयासों के बावजूद पानी पहुंच से दूर रहा। ये वास्तव में मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, उसने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ सोचा और एक बार फिर अपना हाथ वाटर लिली की ओर बढ़ाया। कहानी खत्म। अलविदा।